हेलो गाइस, आई एम संजीव। अभी मैं आपको चैप्टर 6 का सरल परिपथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आप फोकस करके उस टॉपिक को देखेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक और आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल समझिए। सरल परिपथ में सबसे पहला टॉपिक है सरल सेल। सरल सेल या विद्युत सेल। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल या सिंपल सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और चालकों के बीच विभवांतर अस्थायी रूप से बनाए रखती है। तो एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके चालकों के बीच अस्थायी विभवांतर बनाए रखती है, सरल सेल या विद्युत सेल कहलाती है। जी हां, सरल सेल या विद्युत सेल आप बैटरी को कहते हैं। अब ये सरल सेल के सिद्धांत क्या है? सरल सेल के सिद्धांत हैं कि अनेक रासायनिक क्रियाओं के दौरान विद्युत ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा जब मुक्त होती है तो इनके अणु आयनों में परिवर्तित होते हैं और आयन विभवांतर को स्थापित करते हैं। अब देखिए किस प्रकार रासायनिक क्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिणत होती है। इसके लिए इस युक्ति में दो धातुओं की बनी प्लेटें ली जाती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को वैद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है। तो एक प्रश्न उठता है यहां, वैद्युत अपघट्य जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य वैसा द्रव होता है जिसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे शुद्ध जल में कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दी जाती है तो यह एक अच्छा वैद्युत अपघट्य होता है। तो वैद्युत अपघट्य में जब आप धातु की प्लेट डालते हैं तो वैद्युत अपघट्य और धातु की प्लेट आपस में संपर्क स्थापित होता है और जिसके कारण एक विभवांतर स्थापित होता है जिसे संपर्क विभवांतर कहते हैं। अब चूंकि वैद्युत अपघट्य से धातु रासायनिक अभिक्रिया करता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पहले प्लेट पर धनावेश और दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस वजह से दोनों प्लेटों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं और जब तक वैद्युत अपघट्य के बीच प्लेटों का रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है तो प्लेटों पर विद्युत आवेशों की आपूर्ति होती रहती है और यही विद्युत आवेश विद्युत धारा को प्रवाहित करते रहते हैं और जैसे दोनों प्लेटों के सिरों के बीच एक तार लगा दी जाती है तो तार से होकर धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होते रहता है और नियत विभवांतर स्थापित करता रहता है और इस प्रकार से विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अब विद्युत सेल तो समझ में आ गई आपको कि विद्युत सेल है क्या। अब विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, इसको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल, ये प्राथमिक सेल क्या है? तो
ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जैसे लैक्लॉन्ज सेल, डैनियल सेल और शुष्क सेल। जी हां, जो ड्राई सेल आप यूज करते हैं उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। अब दूसरा आपका आता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल ये कैसा सेल है? यह ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। जी हां, रिवर्सेबल होती है। अब रिवर्सेबल का मतलब क्या? कि इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे आपका सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जिसको हम लोग कहते हैं लेड एक्युमुलेटर। दूसरा एग्जांपल है अल्कली एक्युमुलेटर। इसको हम लोग क्षारीय संचायक सेल कहते हैं। क्षारीय संचायक सेल। तो आपने देखा कि विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि सेल में धारा को प्रवाहित करने के लिए या सेल में आवेश जो गतिमान होते हैं उसके पीछे कौन होता है, वह कौन उत्तरदायी होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग जानते होंगे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहता है कि एकांक धनावेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता। जिस प्रकार से चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होने के फलस्वरूप धारा की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से सेल में विद्युत वाहक बल ही आवेश का कारक होता है। आवेश के गतिमान होने का कारक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब विद्युत वाहक बल सेल का लाक्षणिक गुण होता है और यह इलेक्ट्रोडों के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। यह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। यह निर्भर करता है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। जो वैद्युत अपघट्य हम उपयोग में लाते हैं उसके प्रकृति पर, उसकी सांद्रता पर। विद्युत वाहक बल एक ऐसी युक्ति होती है, युक्ति मीन्स यूं कहा जाए कि विद्युत वाहक बल के कारण ही सेल में आवेश गतिमान होते हैं। तो जब आप परिपथ को भंग कर देते हैं तो सेल के विद्युत वाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह यथावत रहता है। अर्थात सेल को आवेशित करते हैं या निरावेशित करते हैं तब भी विद्युत वाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात विद्युत वाहक बल सेल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा ऋण से धन की ओर दिष्ट होता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि विद्युत परिपथ में Q आवेश को एक बार संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य W होता है। अब किया गया कार्य अगर W है तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या? E बराबर W बाई Q। इसे
हम ई से सूचित करें या इस प्रकार से ई से सूचित करें, या इसको ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ बराबर W/Q। अब इसका एसआई मात्रक क्या है और ये कौन सी राशि है? यह राशि है आपका अदिश, और इसके एसआई मात्रक होते हैं जूल प्रति कूलम। जी, जूल प्रति कूलम, जिसको आप वोल्ट कहते हैं। तो राशि हो गई अदिश, एसआई मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब यदि एक कूलम आवेश को संपूर्ण विद्युतीय परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। तो ये आपका हो गया विद्युत वाहक बल। अब देखिए, इसके बाद का जो टॉपिक आपके पास है वो है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि सेल के अंदर एक टर्मिनल से एकांक धनावेश को दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अर्थात यदि टर्मिनल विभवांतर को V से सूचित किया जाए तो V बराबर W/Q। ये भी राशि कौन सी हो गई? अदिश। अदिश, और एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। आप पहले भी पढ़े होंगे विभवांतर, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, तीनों चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित होता है, उसका भी मात्रक वोल्ट होता है। सेल के अंदर संपूर्ण परिपथ में अगर आवेश को प्रवाहित करना है तो विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होगी, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। और टर्मिनल विभवांतर, चूंकि सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में अगर आवेश को लेके जाना है तो टर्मिनल विभवांतर की जरूरत होगी, और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब देखिए, टर्मिनल विभवांतर के बाद मैं आपको बताऊंगा आंतरिक प्रतिरोध। जिस प्रकार से चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप एक निश्चित विरोध उत्पन्न होता है और वह चालक के कारण उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से सेल में विद्युत धारा के मार्ग में एक निश्चित विरोध होता है जो वैद्युत अपघट्य करता है। तो सेल में वैद्युत अपघट्य के कारण विद्युत धारा के मार्ग में एक निश्चित विरोध उत्पन्न होता है जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। यह आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से सूचित करते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितनी कम होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना अधिक होगी बीच की दूरी प्रतिरोध का परिमाण उतना अधिक होगा। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बिलियन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इलेक्ट्रोड बिलियन में जितना डूबा होगा उतना ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कमेगा। और तीसरा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता जितनी बढ़ेगी आंतरिक प्रतिरोध का परिमाण उतना ही अधिक होगा। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं होता। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का परिमाण घटता जाता है जब तक आप सेल को बार बार प्रयोग करते रहते हैं।
तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपने देखा। अब मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल, इन सभी के बीच संबंध क्या होते हैं। और वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए, जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगले नोटिफिकेशन को समझने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।